Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss process theories under motivation theories. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने मोटिवेशन थ्योरीज़ के अंदर प्रोसेस थ्योरीज़ में ही कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी और ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल को स्टडी कर लिया था। तो अब हम प्रोसेस थ्योरी के जो रिमेनिंग थ्योरीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। So before that, if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can download the Vishnu Economics School app or you can contact to the given number. So let's get started with today's session. तो अब यहाँ पे मोटिवेशन थ्योरीज़ के अंदर प्रोसेस थ्योरीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम यहाँ पे 4 प्रोसेस थ्योरीज़ को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम रिमेनिंग 2 थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वहाँ पे हमने पहले जो डिस्कस किया था कि प्रोसेस थ्योरीज़ जो है वो यहाँ पे हमें 7 प्रोसेस थ्योरीज़ स्टडी करनी है, वो एक्चुअली 6 प्रोसेस थ्योरीज़ ही हैं, क्योंकि हमने व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को वहाँ पे रिपीट कर दिया था। तो जो व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो ही अल्टीमेटली यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी। तो इसीलिए यहाँ पे 6 प्रोसेस थ्योरीज़ हैं जो हमें स्टडी करने थे और जिनमें से 4 थ्योरीज़ जो हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे रिमेनिंग 2 थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है मोटिवेशन थ्योरीज़ के अंदर वो यहाँ पे BF स्किनर ने दी थी। और अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम कुछ इंक्रीज़ कर रहे हैं या कुछ स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर एक्शन में हम एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं, तो इसी को हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट बोलते हैं कि हम कैसे इंक्रीज़ कर पाएंगे। कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क हो सकता है या मोटिवेशन हो सकता है इन दिस केस। तो इसीलिए यहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हम कैसे इंक्रीज़ कर पाएंगे और कैसे स्ट्रेंथन कर पाएंगे अपने एक्शंस को। तो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी को बिहेवियर मॉडिफिकेशंस भी बोल सकते हैं। तो अब ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है वो यहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी का ही दूसरा नाम है। तो यहाँ पे अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर BF स्किनर ने ये डिफ़ाइन किया कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो एक फंक्शन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस का, कि मतलब वो जैसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करता है फिर वैसा ही उसका एक्शन जो है वो बन जाता है। तो ये यहाँ पर BF स्किनर ने डिफ़ाइन किया था रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर। तो अब ऐसे ही यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के मेथड्स भी BF स्किनर ने दिए थे, जिसमें 4 मेथड्स थे। फर्स्ट है यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंशन। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब था कि हम यहाँ पे जो मैनेजर्स होंगे वो रिवॉर्ड करेंगे एम्प्लॉयज़ को फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस, की मतलब अगर वो गुड बिहेवियर शो करते हैं तो उससे यहाँ पर मैनेजर्स जो होंगे वो उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करेंगे और इससे फिर फ्यूचर में जो एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। लेट्स से अगर किसी भी एक एम्प्लॉय ने कोई एक टास्क को जो है वो कंप्लीट किया है एफिशिएंटली और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो इम्प्रेस्ड है उसके उस वर्क से, तो यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करेगा उसकी गुड परफॉर्मेंस के लिए और इससे वो जो एम्प्लॉय होगा वो इनकरेज होगा आगे भी अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए और वो यहाँ पे मोटिवेशन को गेन कर लेगा। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, उसके एक्शंस को स्ट्रेंथन करने के लिए हम यहाँ पे उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। पॉजिटिव होगा ये, तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम रिवॉर्ड्स को पॉजिटिवली कंसिडर करते हैं और पनिशमेंट्स को नेगेटिवली। तो अब यहाँ पे रिवॉर्ड करने से क्या होगा कि वो एम्प्लॉय जो है वो एनकरेज हो जाएगा गुड परफॉर्मेंस देने के लिए और इससे फिर यहाँ पे वो मोटिवेट होगा फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि अब एम्प्लॉय ने एक्चुअली कोई गुड परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दिया है, पर इसके लिए हम यहाँ पे उस एम्प्लॉय को पनिश नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया है, लेट्स से अगर वो जो वर्किंग आवर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है या फिर वो एम्प्लॉय जो है वो एक लेट कमर है, तो इसको भी हम यहाँ पे परफॉर्मेंस में काउंट कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में काउंट कर सकते हैं। तो उस
परफॉर्मेंस के लिए, उस बिहेवियर के लिए हम यहाँ पे उस एम्प्लॉय को पनिश नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, जिससे हम यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअली लेट हो रहा है, मतलब वो एक लेट कमर बन गया है, वो रोज़ जो है लेट पहुँच रहा है ऑफिस के लिए। तो इससे क्या होगा, फिर वो एम्प्लॉय जो है वो ये देखेगा कि उसको फिर भी पनिश नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो नोटिस हो रहा है, बस उसे पनिशमेंट नहीं मिल रही है। तो ऐसा भी हो सकता है नेगेटिव इन्फोर्समेंट से कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएं, वो एम्प्लॉय जो है वो अब आगे से पंक्चुअल हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है उससे भी हम यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से तो हम पॉजिटिव रिजल्ट्स ही एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पनिशमेंट। तो अब यहाँ पे पनिशमेंट के केस में क्या होता है कि एम्प्लॉय ने कुछ नेगेटिव किया है, गुड बिहेवियर नहीं रहा है उसका, और उसके लिए यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ने वहाँ पर उस एम्प्लॉय को पनिश किया है, क्योंकि यहाँ पे उस एम्प्लॉय ने नेगेटिव परफॉर्म किया है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं रही है, या फिर उसने कोई टास्क जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं किया है। तो इस केस में यहाँ पे फिर जो मैनेजमेंट होगी वो यहाँ पे पनिश करेगी उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, और इससे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में नेगेटिव ही रिजल्ट्स मिलें कि अब क्योंकि मान लेते हैं मैनेजर ने इस एम्प्लॉय को डिमोट कर दिया है क्योंकि उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो अब इससे क्या होगा, इस डिमोशन से क्या होगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो इनकरेज नहीं होगा आगे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मतलब उसको ऐसा लगेगा, उस एम्प्लॉय को ऐसा फील होगा कि वो डीमोटिवेटेड है क्योंकि उसके बैड परफॉर्मेंस के लिए उसको डिमोट कर दिया गया है, उसको पनिशमेंट मिली है। तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट अगर किसी भी एम्प्लॉय को नेगेटिव परफॉर्मेंस के लिए पनिश करती है तो इस केस में यहाँ पर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ही मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का मतलब है कि यहाँ पे एंड करना। तो अब एक्सटेंशन में क्या होता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली कोई भी एक्शंस जो है वो नहीं लेते, मतलब वो रीइंफोर्समेंट जो है उसको यूज़ करते ही नहीं है। इसी को हम यहाँ पे एक्सटेंशन बोलते हैं। अब मान लेते हैं किसी एक एम्प्लॉय ने कोई टास्क जो है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर लिया है, इन टाइम ऑन टाइम परफॉर्म कर लिया है, तो इस केस में यहाँ पे जो मैनेजमेंट होगी वो यहाँ उसको रिवॉर्ड नहीं करेगी, मतलब कोई भी एक्शंस या एनकरेजमेंट उस एम्प्लॉय को नहीं देगी। तो इस केस में यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे डीमोटिवेट हो सकता है। तो इसी को हम यहाँ पे एक्सटेंशन बोलते हैं कि मैनेजमेंट वहाँ पे कोई भी एक्शंस जो है वो नहीं लेते, चाहे वो नेगेटिव बिहेवियर के लिए हो चाहे पॉजिटिव बिहेवियर के लिए हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो कोई भी कॉन्सिक्वेंस जो है वो नहीं शो करते उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, और यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट भी हो सकता है मैनेजमेंट के इस एक्सटेंशन बिहेवियर से। तो यही यहाँ पे 4 मेथड्स थे रीइंफोर्समेंट के जो यहाँ पे बीएफ स्किनर ने एक्सप्लेन किए थे, जिसमें बीएफ स्किनर ने यहाँ पे इंटरनल फीलिंग्स को कि एम्प्लॉय इंटरनली कैसे मोटिवेट होगा, इंटरनली भी मोटिवेटेड बिहेवियर जो है वो एम्प्लॉय शो करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको यहाँ पे बीएफ स्किनर ने इग्नोर किया था। यहाँ पे बीएफ स्किनर ने सिर्फ इतना ही बोला कि एक्चुअली जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब यहाँ पे हमने देखा ये जो 4 मेथड्स हैं यहाँ पर सारे ही मेथड्स के अंदर यहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, मतलब जो एम्प्लॉय है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन उसकी जो इंटरनल फीलिंग्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ हम कॉन्सिक्वेंस से देख रहे हैं कि वो डीमोटिवेट हो रहा है या मोटिवेट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बीएफ स्किनर ने ये इग्नोर किया कि एम्प्लॉय एक्चुअली उसकी इंटरनल फीलिंग्स जो हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स जो हैं, उससे भी यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होता है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे बीएफ स्किनर ने इग्नोर किया। तो यही यहाँ पे इसकी लिमिटेशन थी। पर ये जो 4 मेथड्स हैं वो एक्चुअली मैनेजमेंट के लिए यूज़फुल होते हैं कि वो कैसे एक एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस मॉडल को, इस थ्योरी को हम यहाँ पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे एम्प्लॉय का बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई कर रही है, उसको चेंज कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, उसको कुछ स्टिमुलस देके जिसका रिस्पॉन्स होगा कि उसका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। तो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का जो मीनिंग है, जो मैकेनिज्म है, वो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्टडी कर चुके हैं। तो वही यहाँ पर सेम चीज़ है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का केस, कि हम यहाँ पे
मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या स्टिमुलस थ्रो कर रहा है एम्प्लॉयज़ के ऊपर, और इससे फिर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे इन फॉर्म ऑफ देयर बिहेवियर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो स्टिमुलस ऑफर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद एम्प्लॉयज़ जो है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे उस एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट। अब वो स्टिमुलस जो है वो हमने यहाँ पे देखा वो रिवॉर्ड की फॉर्म में था जो मैनेजमेंट ने दिया, और उससे फिर ये हो सकता था कि ये एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट हो जाएगा, ये यहाँ पे इस एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स होगा कि उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो गया, कि अब वो यहाँ पे पहले जैसा परफॉर्म कर रहा था उससे यहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस परफॉर्मेंस। उसका अब का परफॉर्मेंस जो रिवॉर्ड मिलने के बाद है वो अच्छा है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम कहेंगे कि ये यहाँ पर मैनेजमेंट का स्टिमुलस है, और यहाँ पे ये जो इम्प्रूव बिहेवियर है वो यहाँ पे एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स है। वैसे ही यहाँ पर हमने देखा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कि यहाँ पे पनिश नहीं किया, यहाँ पे अगर गुड बिहेवियर शो नहीं किया एम्प्लॉय ने तो भी यहाँ पे मैनेजमेंट ने पनिश नहीं किया, तो ये भी यहाँ पर स्टिमुलस वर्क कर सकता है एम्प्लॉयज़ के लिए जिसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करेंगे। पनिशमेंट के केस में हमने देखा कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो पनिश कर रहा है अगर एम्प्लॉय को, तो इससे फिर यहाँ पे ये जो पनिशमेंट हुई ये यहाँ पे स्टिमुलस होगी, और उसके बाद एम्प्लॉय जो है वो कैसा बिहेव करेगा, वो डीमोटिवेटेड होता है या मोटिवेटेड होता है, ये यहाँ पर एम्प्लॉय का रिस्पॉन्स होगा। ऐसे ही यहाँ पर एक्सटेंशन के केस में यहाँ पर मैनेजमेंट जो है वो कोई भी स्टिमुलस थ्रो नहीं कर रहा है एम्प्लॉय के ऊपर, मतलब उसको कोई ऐसा कॉज दे ही नहीं रहा है जिसका इफेक्ट यहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर पे दिखेगा, तो इसीलिए यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो कोई स्टिमुलस थ्रो नहीं करता, रीइंफोर्समेंट को यूज़ करते ही नहीं हैं, और इससे यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेट हो सकते हैं अगर उनका बिहेवियर जो है वो अच्छा था जिस पे उन्हें रिवॉर्ड किया जाना था, और अगर मैनेजमेंट जो है वो कोई भी एक्शन नहीं लेगी तो इससे फिर यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो एक्चुअली डीमोटिवेटेड हो जाएगा। तो अब यही था यहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी बाय BF स्किनर। तो आई होप आपको ये थ्योरी जो है वो समझ में आई होगी। तो अब हम यहाँ पे लास्ट प्रोसेस थ्योरी को डिस्कस करेंगे विच इज़ पॉटर्स परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल। तो अब जो पॉटर का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल है वो यहाँ पे लेमन W पॉटर एंड एडवर्ड E लॉलर ने दिया था। अगेन आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज नेम्स, so you can call it whatever you want. So now expanded the Vroom's expectancy theory. तो अब यहाँ पे लेमन W पॉटर एंड एडवर्ड E लॉलर ने यहाँ पर एक्सपैंड किया था व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी को। तो अब जस्ट टू रिकॉल, यहाँ पे हम व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे व्रूम ने जो है को याद होगा जिसमें वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड एक्सपेक्टेंसी था, तो हम उसी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पॉटर ने परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल दिया वो यहाँ पे एक्सपेंशन था व्रूम की ही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। अब व्रूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी उसमें हमने स्टडी किया था वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड एक्सपेक्टेंसी। वैलेंस में हमने देखा था कि वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होगा कि उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो यहाँ पे रिवॉर्ड से मोटिवेट होना था वैलेंस के अंदर, कि जो भी वो रिवॉर्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग फिर जो एम्प्लॉय है वो वर्क करेगा। इंस्ट्रूमेंटालिटी में हमने देखा था एम्प्लॉय का बिलीफ, कि वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो ये देख रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसको रिवॉर्ड मिलने की अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो कहीं एम्प्लॉय जो है उसका बिलीव ऐसा है कि वो कैसा भी परफॉर्म करे, कितने भी एफर्ट्स वो पुट इन करे, उसको रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो इससे यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो डीमोटिवेट हो सकता है। और यहाँ पे अगर एम्प्लॉय जो है वो ऐसा बिलीव कर रहा है कि उसको अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, गुड एफर्ट्स पुट इन करता है, तो फिर इससे यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो फ्यूचर में रिवॉर्ड हो सकता है। तो इंस्ट्रूमेंटालिटी में यहाँ पे एम्प्लॉय का बिलीफ देखा जाता है कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो कितना बिलीव करता है कि उसको अगर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं। एक्सपेक्टेंसी में हमने देखा था कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि उसको कैसे परफॉर्म करना होगा एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, कि उसको कितने एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे उस एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, जिसके बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी के अंदर यही प्रोबेबिलिटी यहाँ पे एम्प्लॉय देखता है कि उसको कितने एफर्ट्स जो है वो पुट इन करने पड़ेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, उसको कितने एफर्ट्स जो है वो पुट इन करने पड़ रहे हैं। तो यही यहाँ पे हमने व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर स्टडी किया था।
तो अब यहाँ पे पॉटर का जो परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल था, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो यहाँ पे एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन है दैट डज नॉट लीड टू परफॉर्मेंस। मतलब यहाँ पे सेटिस्फैक्शन से अगर एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है उससे यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस लीड होगी या उसकी परफॉर्मेंस का पता चलेगा, तो ये यहाँ पे ट्रू नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि एम्प्लॉय की जो सेटिस्फैक्शन है वो बताएगी कि वो कैसा परफॉर्म करता है, तो ऐसा नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे इसका उल्टा होगा कि परफॉर्मेंस जो है दैट विल लीड टू सेटिस्फैक्शन। वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उससे एम्प्लॉय यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद उसे रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो अब परफॉर्मेंस जो है दैट विल लीड टू सेटिस्फैक्शन थ्रू रिवॉर्ड प्रोसेस। रिवॉर्ड प्रोसेस के थ्रू ही उसे जो सेटिस्फैक्शन है वो अचीव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन से हम परफॉर्मेंस की तरफ जाएंगे, बल्कि यहाँ पे पहले हम परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो मिल रहा है उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को परफॉर्म करने के लिए। तो यही यहाँ पर पॉटर के परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल के अंदर था कि एक्चुअली satisfaction does not lead to performance, but the performance lead to satisfaction through reward process. तो अब यहाँ पे पॉटर एंड एडवर्ड ने ये डिफाइन किया कि अमाउंट ऑफ एफर्ट्स, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ एफर्ट एक एम्प्लॉय जो है वो मेक करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। अब वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड हमने यहाँ पे बैलेंस में देखा कि क्या रिवॉर्ड है, इसके हिसाब से जो एम्प्लॉय है वो परफॉर्म करना चाहेगा। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ एफर्ट कि उसको कितने एफर्ट्स पुट इन करने हैं उसे एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, तो इसकी जो ड्राइविंग फोर्स होगी कि वो कितने एफर्ट्स जो है वो मेक करे उस एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, वो यहाँ पे वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड पे डिपेंड करेगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग रिवॉर्ड कि अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको वो जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटालिटी में देखा था कि यहाँ पे एम्प्लॉय जो है उसका बिलीफ देखा जाता है। तो उसी की यहाँ पे बात हो रही है कि वो कैसा बिलीव करता है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ रिसीविंग रिवॉर्ड, कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो क्या उसे उसके अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंटालिटी में देखा। तो अब वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड को हम यहाँ पे वैलेंस से समझ सकते हैं। इफ़ वी हैव टू रिलेट व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी एंड पॉटर्स परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड जो है उसको हम वैलेंस से समझ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग रिवॉर्ड को हम यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटालिटी से समझ सकते हैं, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ एफर्ट्स जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि दे हैव एक्सपेंडेड द व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियोरी। तो इसीलिए यहाँ पे पॉटर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल के अंदर लेमन डब्ल्यू पॉटर एंड एडवर्ड ई लॉलर ने यहाँ पे व्रूम के जो 3 टर्म्स थे, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड एक्सपेक्टेंसी, इसी को वहाँ पे मॉडिफाई किया था, इसी को यहाँ पे एक्सपैंड किया था। तो आई होप आपको यहाँ पे पॉटर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल जो है वो समझ में आया होगा। तो अब इसके साथ ही हमारी मोटिवेशन थ्योरीज़ के अंदर कंटेंट थ्योरीज़ एंड प्रोसेस थ्योरीज़ जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लीडरशिप को डिस्कस करेंगे, जो हमने स्टार्ट किया था कि हम मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्टडी करेंगे, जिसमें हम मोटिवेशन को कवर कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लीडरशिप को। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।